राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। अव्वल दर्जे की काफ़ी, अव्वल दर्जे को काफ़ी डेक्श डेक्श डेक्श। हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड लेट्स बिगिन विद द एपिसोड। कहानी अब तक जो मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ कि माही जो है अपनी दादी के गोद में सिर रख के सोई थी और वहीं निया भी आ गई और दोनों आपस में कहने लगे कि दादी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। वो कहती है दादी नहीं, मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। तो निया कहती है कि ठीक है दादी, आप यही बोल दीजिए कि आप इससे ज़्यादा प्यार करती हो, नहीं तो ये गंगा जमुना बहा देगी। और इसी के साथ वो कहती है कि माही की तू ज़्यादा मत बोल। और अब आगे तो निया ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, क्यों, ऐसा नहीं होता है? छोटी छोटी बातों में रोना का एक खास टैलेंट मिला हुआ है तुम्हें। तभी दादी ने हंसते हुए कहा, अरे बस भी करो दोनों। हाँ माही, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी माही ने दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दादी फिर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। तभी दादी ने निया दोनों ने सवालिया नज़रों से माही की तरफ देखा तो माही जल्दी से उठकर बैठ गई और आलती पालती मारे दादी का हाथ थामते बोली, दादी पहले बोलिए कि माही मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ। माही की बात सुनकर दादी ने कहा, ठीक है बाबा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, पर प्रॉमिस करना क्या है ये तो बताओ। तो माही ने कहा, दादी आपको पता है मेरी शादी आपके पोते से हो रही है। आपका पोता एक नंबर का खड़ूस, नकचड़ा, गुस्से वाला और भी ना जाने क्या क्या है। तो जाहिर सी बात है उसने मुझे परेशान तो करना है। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जब भी ऐसा होगा तब आप मेरा ही साथ देंगे, क्योंकि मैं तो बहुत मासूम, बहुत प्यारी सी हूँ ना। निया ने हैरानी से कहा, भाई कि कुछ ज़्यादा ही कमियां नहीं निकाल रही माही। दादी ने कहा, अच्छा बाबा बस ठीक है माही, मैं तुम्हारे ही साथ दूंगी। अब तो खुश। माही इस बात पर खुश हो गई और कसकर दादी के गले से लग गई। निया ने अपनी हाई रोल करते हुए कहा, दादी अब तक ये मेरे डैड से, मेरी मॉम से और यहाँ तक कि दादू से भी प्रॉमिस लेकर आई है। बची थी आप, तो आप भी, तो आपसे भी ले लिया, मुझसे तो धमका कर ले ली। मतलब पूरे घर को अपनी तरफ कर चुकी है। बहुत बड़ा षड्यंत्र रची है तुम मेरे भाई के खिलाफ माही। माही ने एटीट्यूड में कहा, षड्यंत्र नहीं रची, मैं अपनी सेना तैयार कर रही हूँ। तुम भी जानती हो डेविल है तुम्हारा भाई। फिर मन ही मन कहा, पर हरकतें उससे भी ज़्यादा बुरी। तभी निया ने माही को चिढ़ते हुए कहा, अब मेरे भाई भले गुस्सैल हो या डेविल जो भी है, तुम्हारे हैं भाभी। निया ने जानबूझकर भाभी वर्ड पर ज़्यादा जोर दिया। निया का भाभी कहना था कि माही ने उसे खा जाने वाली नजरों से। तभी निया जल्दी से बेड से नीचे उतरी और माही को चिढ़ाते हुए बोली, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम तो मेरी भाभी हो, तो भाभी तो बोलूंगी ना भाभी। निया जानबूझकर माही को भाभी भाभी बोलकर चिढ़ा रही थी। माही उल्टा जल्दी से बेड से उतरी और कहा, खबरदार मुझे भाभी का तो। कहकर माही निया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। निया कभी इधर से भाग रही थी तो कभी उधर से। वहीं दादी दोनों की हरकतें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अरे बस भी करो, गिर जाओगी। माही ने निया को पीछे भागते हुए कहा, दादी बस तो मैं तब करूँगी जब तक इसकी निया को अच्छे से सुधार न दूँ। बहुत बोलने लगी है ये। वहीं निया ने हंसते हुए कहा, भाभी आप मुझे क्या सुधारेंगी, मेरा भाई आपको सुधार देगा। निया ने कह ही रही थी, निया मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ। माही ने निया कैब ऑन करते हुए कहा। निया जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। माही भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। निया रुक जाओ, अगर चुपचाप मेरे पास आ जाओगी तो कम मार पड़ेगी, और अगर मैंने पकड़ लिया तो मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगी। निया पीछे पलटी और उसे चढ़ाते बोली, अरे पकड़ कर तो दिखाओ, भरता तो तब बनाओगी ना भाभी। कहकर निया बाहर की तरफ भागी। माही भी उसके पीछे पीछे भागी। उसकी नज़र सामने से आ रहे शख्स पर नहीं पड़ी और सीधा जाकर वो उससे टकरा गई। सामने से आ रहे शख्स कोई और नहीं, रणवीर था, जो अपना एक हाथ पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़े हुए अंदर की तरफ आ रहा था। जैसे ही माही उसे टकराई, रणवीर के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। वहीं माही नीचे गिरते ही वाली थी कि रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे झटके से अपनी तरफ खींचा, जिससे माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। माही अपनी आंखें बड़ी किए रणवीर को देख रही थी। वहीं रणवीर माही के हाथ को पकड़े हुए उसे हैरानी से देख रहा था। रणवीर से पहले माही से कुछ पूछता
उससे पहले ही माही ने कहा, वो मैं जानबूझकर नहीं टकराई, वो निया ने पागल कहीं की, वो मुझे चिढ़ा रही थी। रणवीर ने कहा, चिढ़ा रही थी? तब माही ने अपना सिर जल्दी से हाँ में हिलाते हुए, हाँ वो मुझे भाभी कहकर चिढ़ा रही थी। तो रणवीर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, तो गलत क्या कह रही थी, तुम उसकी भाभी ही तो बनने वाली हो। वहीं निया ने जब दोनों को इस तरह देखा तो कहा, चल निया, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं, माई से तो भाई निपट लेंगे। निया ने अपने हाथ जड़े और वहां से निकल गई। वहीं माई ने हल्का सा सिर टेढ़ा कर निया की तरफ देखा तो निया को जाते देखकर माई ने मन ही मन कहा, मुझे यहाँ फंसाकर काम भाग रही है निया। रणवीर ने उसका चेहरा पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, वहाँ क्या देख रही हो, मुझसे बात करो। उसने भाभी कहने पर तुम चिढ़ क्यों रही हो? तो माई ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो मुझे भाभी कहती है तो। रणवीर ने पूछा, भाभी कहती है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों? रिश्ते में तुम्हारा उसके साथ तो रिश्ता है तुम्हारे साथ, तो वो तुम्हें भाभी ही बोलेगी ना। माई ने चिढ़ते हुए कहा, जबरदस्ती का रिश्ता जो तुमने मुझे बुद्ध बनाकर जोड़ा है, समझे ना? छोड़े मेरा हाथ, जा रही मैं यहाँ से। पर रणवीर ने माही की कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, और अगर नहीं छोड़ूं तो? माही ने भी पे स्माइल करते हुए कहा, पूरे घर वालों को यहाँ बुला लूंगी, सबने मुझे प्रॉमिस किया है कि हमेशा मेरे साइड लेंगे, तुम्हारा नहीं, समझे? तो रणवीर ने भौं चढ़ाते हुए कहा, तो तुमने अपनी पूरी सेना तैयार की हुई है, एम आई राइट? माही ने अपना सिर हाँ में लाया तो रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए पर जहाँ बात हम दोनों की आएगी ना, वहाँ कोई भी हमारे बीच आने की हिम्मत नहीं करेगा। माही उसकी बातों में आंखों में देखती रह गई। रणवीर ने जब माही को इस तरह से अपनी आंखों में देखते हुए देखा तो उसकी छोटी सी नोज को पिंच करते हुए कहा, जल्दी से ब्लैक कॉफ़ी लेकर मेरे रूम में आओ। और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। माही अपने होश में आई और पलट कर उसने रणवीर से कहा, मैं क्यों लेकर आऊँ, किसी मेड से बोल दीजिए। तो रणवीर जो अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था उसने पलट कर माही की तरफ देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा है ना, तो तुम लेकर आओ। अगले वो भी सिर्फ 5 मिनट में। माही मुंह बिगाड़ते हुए कहा, इन्हें पिलाती हूँ अभी ब्लैक कॉफ़ी, ऐसी कॉफ़ी बना कर दूंगी कि कभी ब्लैक कॉफ़ी की डिमांड नहीं करेंगे। उसने अपने आप से कहकर माही ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली गई। माही ब्लैक कॉफ़ी तैयार कर रही थी। जैसी कॉफ़ी तैयार हुई माही ने उसमें 5 से 6 चम्मच चीनी और कम से कम 2 चम्मच नमक मिक्स करके बोली, ऐसी कॉफ़ी ज़िंदगी में नहीं पियोगी उन्होंने, अरे 1 कप पी लेंगे ना तो कॉफ़ी पीना ही छोड़ देंगे, और बड़े मुझे ऑर्डर देने वाले आए। माही ने कॉफ़ी कप ट्रे में रखा और किचन से बाहर आ गई। वहीं निया जो कुछ ही देर दूरी पर खड़ी हुई थी उसने कहा, अरे वाह, होने वाले हस्बैंड की इतनी सेवा की जा रही है, अच्छी बात है माही, भाई की आखिरकार तुम्हें लाइन पर ले ही आए। माई ने गुस्से से निया को देखते हुए कहा, एक बार तुम्हारे भाई को निपट कर आती हूँ, फिर तुम्हें देखती हूँ, बहुत बोलने लगी हो ना तुम, आज तो तुम कहीं नहीं बचोगी। निया ने हंसते हुए कहा, पहले जाकर मेरे भाई की सेवा तो करो, जब वहाँ से फ्री होगे ना तब तो तुम मेरा कुछ करोगी ना। माही ने अब उसे इग्नोर किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद माही रणवीर के रूम में डोर ओपन कर अंदर आई। अंदर रणवीर मौजूद नहीं था। माही रणवीर के रूम को देखने लगी क्योंकि कई साल बाद वो इस रूम में आई थी। वैसे भी माही सिर्फ एक बार ही इस रूम में आई थी और उसके कुछ दिन बाद ही रणवीर अब्रॉड चला गया था और उसके बाद माही कभी भी इस रूम में नहीं आई। रूम को देखकर माही ने कहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और अब इसका इंटीरियर पहले से बिल्कुल चेंज है, पहले तो बिल्कुल अलग था। खैर मुझे क्या। माही ने कॉफ़ी टेबल पर रखी और जैसे ही वहाँ से जाने लगी तभी उसकी नज़र बेड के पीछे लगी रणवीर की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी जिसमें रणवीर एकदम गजब लग रहा था। उसके चेहरे पर वही रौब, वही एटीट्यूड नज़र आ रहा था। माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये इंसान रियल लाइफ में भी अकड़ू है और फोटो में भी अकड़ू भी नज़र आ रहा है, देखो तो सही कितना घमंड है चेहरे के ऊपर। तभी माही को अपने कानों में करीब किसी की सरगोशी करने की आवाज़ आई। मेरी तस्वीर से क्या बात कर रही हो? जो बोलना है सीधे मुझसे ही बोल सकती हो।
रणवीर की आवाज़ सुनकर माही की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने झटके से पलट कर रणवीर की तरफ देखा, लेकिन रणवीर उसके काफ़ी करीब खड़ा था, इसलिए उसका चेहरा रणवीर के बहुत करीब था। रणवीर को अपने इतना करीब देखकर माही 2 कदम पीछे हट गई। तभी रणवीर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, बोलो ना, क्या बोल रही थी, मेरे सामने बोलो। माही ने जल्दी अपना सर नीचे नहीं में हिलाया और 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, मैं क्या बोल रही थी, मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी, मैं तो आपको कॉफ़ी देने आई थी ना, यहाँ पर मेरा काम खत्म हुआ और मैं यहाँ से जा रही हूँ, कहकर माही जैसे वहाँ से जाने लगी, रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस अपने सामने किया और कहा, क्या मैंने तुमसे जाने के लिए कहा? तो माही ने हैरानी से कहा, क्यों, आपको और क्या काम है, कॉफ़ी बनाकर ले तो आई। तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा, उसे सोफे की तरफ लेकर आया और सोफे पर लगभग धकेलते हुए बैठाते हुए बोला और कहा, जब तक मेरी कॉफ़ी खत्म नहीं होती तुम यहाँ से नहीं जाओगे, कहकर रणवीर की उसके बगल में ही बैठ गया। माई ने मन ही मन कहा, मेरे सामने कॉफ़ी पियेंगे तो पक्का मेरा बैंड बजा देंगे, क्योंकि कॉफ़ी भी तो मैंने अव्वल दर्जे की बनाई है। मैंने माही कुछ भी बहाना करके यहाँ से निकल ले। वो रणवीर से कुछ बहन कहने वाली थी, तभी रणवीर ने कॉफ़ी कप उठाया और जैसे उसने सिप ले गिरने लगा, उसे तिरछी नज़र से माही के फेस की तरफ देखा और उसकी फेस एक्सप्रेशन देखकर रणवीर को थोड़ा डाउट हुआ। उसने वापस कप को ट्रे में रखा और कहा, मेरे ख्याल में तुम ये कॉफ़ी पी लो, अब मेरा मन नहीं है। यह सुनकर माही ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं क्यों पीऊँ, मुझे इसे पीने की ज़रूरत नहीं है और मैं कॉफ़ी नहीं पीती। दादी कहती है जो चाय कॉफ़ी पीता है काला हो जाता है, मुझे काला नहीं होना। रणवीर ने कहा, फालतू की बात मत करो, इट्स माय ऑर्डर, ये कॉफ़ी तुम पियोगी। अब तो माही को समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसने गुस्से में कॉफ़ी में बड़ी लाजवाब बनाई थी कि उसका टेस्ट इमेजिन करते ही माही को उबकाई आने लगी। माही ने फिर से बेचारा वाली शक्ल बनाते हुए कहा, वो मुझे कॉफ़ी से एलर्जी है, डॉक्टर ने मुझे कहा कॉफ़ी नहीं पीना वरना मेरी जान भी जा सकती है। रणवीर ने कॉफ़ी का मग उठाया और खड़े होकर माही के गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी और किस चीज़ से नहीं मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मेरे सामने बात मत बनाओ। रणवीर ने अपना एक घुटना सोफे पर टिकाया और दूसरे हाथ में पकड़े हुए कप को माही के होठों से लगा दिया। एंड सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ रणवीर जल्दबाजी जबरदस्ती उसे कॉफ़ी पिलाई जा रहा था, वहीं माही बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी, पर रणवीर बिना रुके उसे कॉफ़ी पिलाई जा रहा था। काफ़ी देर होने की वजह से कॉफ़ी थोड़ी ठंडी भी हो गई थी। माही का चेहरा पूरा लाल हो गया और वो तो वहीं जानती थी कि वो उस कॉफ़ी को कैसे निकल रही थी। कुछ कॉफ़ी तो उसने मुंह से बाहर की तरफ ही बह रही थी। जब पूरी कॉफ़ी का मग खाली हो गया तो रणवीर से थोड़ा दूर हुआ और कॉफ़ी का मग वापस टेबल पर रखते हुए बोला, टेस्ट अच्छा था कॉफ़ी का। माई जोर जोर से खांसने लगी, तभी उसे उबकाई और वो मुंह पर हाथ रखकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। रणवीर ने उसे तिरछी नज़र के साथ जाते हुए देखा और फिर सोफे पर लीन होते हुए कहा, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये तुम्हारा चेहरा साफ दिखा देता है और तुम्हारा चेहरा पढ़ना मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वहीं माही ने वॉमिट करके सारी कॉफ़ी बाहर निकाल दी थी। उसने अपना फेस वॉश किया और मिरर में देखते हुए कहा, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने कॉफ़ी के साथ गड़बड़ की है, छी कितना गंदा टेस्ट था इसका, ज़िंदगी में अब कभी कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, नहीं मैं कभी कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। तभी रणवीर ने नॉक करते हुए कहा, बाहर आ रही हो या फिर से अंदर आऊँ? माही ने अंदर से ही चिल्ला के कहा, आ रही हूँ, कहकर माही ने टॉवल को साइड में रखा और वॉशरूम से बाहर आई। वॉशरूम के साइड वाली दीवार पर ही रणवीर हाथ वाली दीवार से टेक लगाए उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। माही ने गुस्से से उसे घूरा और पैर पटकते हुए रूम से बाहर जाने लगी। तभी रणवीर ने कहा, आज जो किया है वो दोबारा मत करना और आज के बाद मेरे सारे काम तुम करोगी। ये सुनकर माही पीछे पलटी और हैरानी से बोली, क्या मैं सारे काम करूँगी, वो भी तुम्हारे? कभी नहीं। रणवीर उसकी तरफ बढ़ते बोला, करना तो होगा। माही ने पीछे जाते हुए कहा, बीवी बनने वाली हूँ पर बनी नहीं हूँ, अभी तक वक्त है इसमें, कहकर माही रूम से बाहर निकल गई।
काम तो तुम्हें मेरे करने होंगे और तुमसे अपना काम कैसे करवाना है मुझे अच्छे से पता है, कहकर रणवीर भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ अदिति मिरर के सामने खड़ी अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी। आज उसके चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी। उसने सिर नीचे करके अपनी टमी की तरफ देखा, प्यार से उस पर हाथ फेरते हुए कहा, पता है बेबी, अब मम्मा को नई जॉब मिल गई है। अब मम्मा और भी ज़्यादा पैसे कमाएगी और तुम्हारे लिए सेव करेगी, पर इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। फिर थोड़ी उदास होकर बोली, मैं ना आपके लिए सारे एफर्ट्स लगाए मम्मा आपके लिए सारे एफर्ट लगाएगी बेबी, अब चिंता मत करो। और देख लेना, जब आप इस दुनिया में आओगे ना तो मम्मा आपके लिए ढेर सारे खिलौने भी खरीदेगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा कि आपके पास आपके पापा नहीं हैं। कहते ही अदिति की नज़र मिरर में गई। पीछे की तरफ दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखकर उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। हे भगवान, इतना टाइम हो गया, मुझे जल्दी से निकलना होगा, कहकर अदिति पीछे मुड़ी और उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और रूम से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में अदिति एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हुई थी। वो रेस्टोरेंट कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि काफ़ी एक्सपेंसिव था और काफ़ी अमीर लोगों उस रेस्टोरेंट में आया करते थे और ज़्यादातर तो वहाँ बने बार एरिया की तरफ। कुछ ही देर पहले ही अदिति का ऑटो उस रेस्टोरेंट के सामने आकर रुका। अदिति जल्दी से ऑटो से बाहर आई और अपने बैग से पैसे निकालकर ऑटो वाले को दिया और अपने कदम रेस्टोरेंट में बढ़ा दिए। अभी अदिति रेस्टोरेंट में गई थी कि तभी उसके सामने से स्नेहा उसकी तरफ बढ़ते बोली, अरे अदिति, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अदिति ने कहा, सॉरी, वो मुझे देर हो गई आने में। स्नेहा ने कहा, कोई बात नहीं, पहला दिन था ना, पर आइंदा से ध्यान रखना, हमारे मैनेजर साहब टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। अदिति ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरा नाम स्नेहा है। तो अदिति ने भी मुस्कुराते कहा, हेलो स्नेहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। स्नेहा ने कहा, चलो तो मैं तुम्हारा काम बता देती हूँ, कहकर स्नेहा उसे रिसेप्शन एरिया की तरफ ले गई। स्नेहा ने उसे सारा काम बताया, फिर समझाया, अगर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, ठीक है। अदिति ने कहा, बिल्कुल। स्नेहा वहाँ से चली गई। अदिति अपनी चेयर पर आकर बैठी और मन ही मन बोली, भगवान जी, प्लीज़ मुझे इतनी हिम्मत और समझ देना कि अब मैं अपने नए काम को अच्छे से संभाल सकूं। हालांकि अदिति ने पहले भी एक होटल में काम किया हुआ था, इसलिए उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो था ही। अदिति अभी अपना काम देख ही रही थी कि तभी किसी की भारी आवाज़ उसके कानों में आई, रूम नंबर 905। अदिति ने अपनी नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा। सामने खड़े शख्सियत को देखकर अदिति कुछ पल के लिए थोड़ी झिझक गई, क्योंकि सामने खड़ा आदमी कोई और खड़े आदमी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था। फिर वो छोटी सी स्माइल के साथ बोली, जी सर, मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। तो सामने खड़े शख्स ने कहा, कॉल नहीं करना है, मुझे उसकी मास्टर की चाहिए। अदिति ने कहा, पर सर, हम ऐसी मास्टर की नहीं दे सकते हैं। आप क्या उसके रिलेटिव हैं? अदिति के सामने कोई और नहीं, रणवीर खड़ा था। रणवीर ने कहा, नहीं, कुछ नहीं लगता हूँ मैं उसका, पर मुझे उस रूम का मास्टर की चाहिए। अब जल्दी करो, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। अदिति ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। रणवीर ने अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, क्या तुम आज यहाँ पर नई हो? तो अदिति ने अपना सिर धीरे से हाँ मिला और कहा, जी सर, आप यहाँ मेरा पहला दिन है यहाँ। तो रणवीर ने कहा, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा आर्गूमेंट कर रही हो, अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उसी से बात करूँगा। अदिति ने जब देखा कि सामने खड़ा शख्स इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो वो समझ गई कि जरूर ये कोई बहुत पहुंची हुई शख्सियत है। इसलिए उसने खड़े होते हुए कहा, सर प्लीज़ आप नाराज़ मत हुए, मैं आपको मास्टर की दे दूंगी। वो पहले ही दिन मैनेजर को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। रणवीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो अदिति ने मास्टर की उठाकर रणवीर के आगे बढ़ा दी। रणवीर ने उस मास्टर की को उठाया और एक नज़र अदिति की तरफ देखते हुए कहा, तुम नहीं हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर आइंदा से याद रखना, रणवीर सिंह रजावत को आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। अदिति ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और रणवीर उसे मास्टर की को अपने साथ लिए आगे बढ़ दिया। अदिति ने वापस चेयर पर बैठते हुए कहा, लगता है बहुत ही पावरफुल इंसान है, इसका ऑरा तो देखो, मुझे तो बात करते हुए भी घबराहट हो रही थी। अदिति अभी खुद से ऐसे बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जिसे देखकर उसकी बाहें सिकुड़ गई।
ये क्या करने वाला है? ये उनके पीछे क्यों जा रहा है? अदिति ने आसपास किसी को ढूंढा, पर उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो ये बात कह सके। इसलिए वो अपनी चेयर से खड़ी हुई और रणवीर को आवाज़ देने लगी, सर सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। पर रणवीर उसकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ गया था। अदिति जल्दी से रणवीर के पीछे पीछे गई। अभी रणवीर लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रहा था कि अदिति ने जल्दी से जाकर रणवीर के कंधे पर हाथ रखा। रणवीर ने पलटकर अदिति की तरफ देखा। अदिति उसे काफ़ी डरी हुई नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो अदिति से कुछ कहता, तभी एक फायर वहाँ हुआ। उसने अदिति और रणवीर दोनों ने उसे तरफ देखा। दरअसल उसी आदमी का निशाना चूक गया और वो गोली सीधी दीवार में जाकर लगी थी। ये देखकर अदिति एकदम से सहम गई। वहीं रणवीर ने जब सामने खड़े आदमी को देखा तो अपनी कमर से गन निकालकर उस पर अपनी गन पॉइंट कर दी। इससे पहले कि वो आदमी दोबारा फायर करता, रणवीर ने एक ही बुलेट में उसका काम तमाम कर दिया। रणवीर की गन से निकली हुई बुलेट सीधा उस आदमी के माथे पर जाकर लगी, जिससे वो आदमी वहीं ढेर हो गया। अदिति तो उस नज़ारे को देखकर बुरी तरह से कांपने लगी। दरअसल अदिति ने रणवीर के पीछे एक आदमी को गन लिए जाते देखा था, इसलिए वो उसे अलर्ट करने के लिए आई थी। पर उससे पहले ही उस आदमी ने रणवीर पर फायर कर दिया था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बुलेट दीवार में जाकर लगी। जहाँ अदिति डर से बुरी तरह से काँप रही थी, वहीं रणवीर बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ उस आदमी की डेड बॉडी को देख रहा था। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी। रणवीर ने अपनी गन को वापस अपनी ब्लेजर में रखा और उसने अदिति की तरफ देखते हुए उसकी हालत देखकर उससे कहा, तुम ठीक हो? अदिति ने डर की वजह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कितनी ज़्यादा पैनिक हो रही है। अदिति ने कभी भी ये सब नहीं देखा था। रणवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? अदिति ने डरी हुई नज़रों में रणवीर की तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। रणवीर ने जब उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो फिर उसने पूछा, तुम इस तरह से मेरे पीछे क्यों आई? तुम्हारी भी तो जान का खतरा हो सकता था ना? अदिति ने डरी हुई आवाज़ में कहा, वो अगर मैं आपको अलर्ट नहीं करती तो बुलेट। कहते कहते अदिति रुक गई। दरअसल वो इतना डर रही थी कि उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। अदिति की हालत देखकर रणवीर ने कहा, मेरे साथ चलो। कहकर रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट एरिया की तरफ ले गया। कुछ देर बाद अदिति रणवीर के सामने बैठी हुई अपने हाथ में पानी ग्लास लिए कुछ सोच रही थी। रणवीर उसके सामने ही चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए अपने एक हाथ में टैब पर रखे हुए अदिति को गौर से देख रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हारे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अदिति ने अपना सिर नाम में हिलाया और जल्दी से अपने हाथ को पकड़े हुए गिलास का पानी पीने लगी। रणवीर ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें इस हालत में रिस्क नहीं उठाना चाहिए। अदिति जो अभी पानी से थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, उसने रणवीर से कहा, सर पर अगर मैं उस वक्त नहीं आती तो फिर आपकी जान खतरे में पड़ जाती ना? तो रणवीर ने कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? अदिति ने अपना सर नाम में हिलाया। फिर रणवीर ने कहा, फिर भी इतना बड़ा रिस्क लिया? अदिति ने कहा, अगर हमें किसी की जान बचाने का मौका मिलता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। रणवीर ने कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने बच्चे को खतरे में डालो। वैसे तुम इस जगह काम करने क्यों आई हो, वो भी इस हालत में? अदिति ने कहा, सर मुझे जॉब की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं। रणवीर ने कहा, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं और जैसी तुम्हारी कंडीशन है उस हिसाब से तुम्हारे लिए जगह सेफ नहीं है। तुम कोई दूसरी जगह जॉब क्यों नहीं ढूंढती हो? अदिति ने कहा, पर सर मुझे इस हालत में जॉब देगा कौन? यहाँ पर भी जॉब मेरी आंटी की सिफारिश से मिली है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, सर वैसे मैं ठीक हूँ, अब मैं चलती हूँ। कहकर अदिति खड़ी हुई। जैसे ही वह जाने से लगी, रणवीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। अदिति ने मुड़कर रणवीर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो रणवीर ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है? अदिति ने कहा, सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रणवीर ने कहा, आज जो तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ ना? अदिति ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़कर उस कार्ड को उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स सर। फिर अदिति चुपचाप वहाँ से चली गई। रणवीर ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। सामने से फ़ोन पिक होते रणवीर ने कहा, पता करो कि ये अटैक किसने किया था और मुझे जल्द से जल्द उसकी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। शाम का वक्त
आलिया किचन में खाना बना रही थी। उसने फ्रिज ओपन करके देखा तो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, टमाटर खत्म। आलिया, तू भूल क्यों जाती है? तुझे आते वक्त सब्जियां वगैरह लेकर आनी चाहिए थी ना। फिर फ्रिज बंद करते हुए कहा, अब क्या करूं, जाऊं क्या लेने के लिए? चली ही जाती हूँ। सोचकर आलिया ने अपना एप्रन उतारा और गैस बंद कर किचन से बाहर आ गई। जल्दी उसने अपना हैंडबैग लिया और घर से बाहर निकल गई। आलिया मुंबई में अकेले ही रहती थी। ऐसा नहीं था कि उसका परिवार नहीं था, उसकी फैमिली थी, पर आलिया उन सबसे अलग ही यहाँ रहती थी। आलिया अपनी फैमिली से कम ही कांटेक्ट रखती थी। उसकी फैमिली वाले भी उसे उसके खर्चे ही भिजवाते थे, बाकी उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। अब ऐसा कौन था, ये तो आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। आलिया ने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गई। बाजार पहुंचकर आलिया ने जल्दी जल्दी अपना ज़रूरत का सामान लिया और स्कूटी पर बैठकर वो वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। आलिया ने अपने फ़ोन नंबर को ब्लूटूथ लगाया और स्कूटी चलाते ही फ़ोन पर किसी से बात करने लगी। हाँ माही, बोलो, कैसे याद किया? तो सामने से माही ने कहा, आलिया, तुम घर कब आ रही हो? क्या तुम हमसे मिलने नहीं आओगी? आलिया ने कहा, यार माही, तुझे पता है ना मुझे कितना वक्त मिलता है। एक काम करती हूँ, मैं संडे को तुम्हारे घर आती हूँ। तो माही ने कहा, पक्का आना, फिर मुझे तुमसे ढेर सारी बात करनी है। आलिया ने कहा, मुझे पता है यार, कल से तुम मुझे 10 बार फ़ोन कर चुकी हो तुम्हारे और निया के भाई के रोके के बारे में, है ना? यही बात करनी है ना? तो माही ने रुआंसी होते हुए कहा, सच्ची मेरी दुख भरी दास्तां मैं अपनी आलू को नहीं बताऊंगी। ऐसा कभी हो सकता है? मैं तुम्हारा वेट करूंगी, ठीक है? आलिया ने कहा, ठीक है बाबा। मैं अभी आलिया कुछ कहती तभी उसके मुंह से चीख निकली। दरअसल आलिया की स्कूटी सामने साइड में ही खड़ी हुई गाड़ी से जा टकराई। आलिया ने सामने अचानक ही एक गाड़ी आ गई, जिसे बचने के लिए आलिया ने अपनी स्कूटी दूसरी साइड मुड़ी। लेकिन हुआ ये कि साइड में ही खड़ी हुई एक गाड़ी से उसकी स्कूटी जा टकराई और आलिया सड़क पर ही गिर गई। उसी के साथ उसका सारा सामान भी सड़क पर ही गिर गया। वहीं इस गाड़ी के थोड़े ही दूर पर एक आदमी खड़ा हुआ किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसने जब किसी की चीख सुनी तो उस तरफ देखा, जहाँ आलिया सड़क पर ही बैठी हुई अपनी कोहनी पर लगी हुई मिट्टी को साफ कर रही थी। उसकी स्कूटी सड़क पर ही गिरी हुई थी। उस शख्स ने फ़ोन पर ही सामने वाले से कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और आलिया की तरफ बढ़ गया। आलिया, जो अभी भी सड़क पर ही बैठी हुई अपनी कोहनी पर लगी हुई चोट को देख रही थी, उसने जब अपने सामने दो चमचमाते ब्लैक कलर के शूज़ देखे तो धीरे से अपना सिर उठा ऊपर की तरफ देखा। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। दरअसल उसके सामने राजवीर ही खड़ा था। जो शख्स एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रहा था, सख्त एक्सप्रेशन के साथ। राजवीर ने एक नज़र अपनी गाड़ी की तरफ देखा। स्कूटी से टकराने की वजह से उस पर स्क्रैच आ गए थे। फिर उसने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, खड़ी हो पहले। आलिया किसी तरह से खड़ी हुई और उसने रोने की शक्ल बना अपनी स्कूटी की तरफ देखा। राजवीर की गाड़ी को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान आलिया की स्कूटी को हुआ था, और इसी के साथ उसने सड़क पर ही बिखरे हुए अपने सामान को भी देखा। अपनी स्कूटी और अपने सामान की हालत देखकर आलिया की शक्ल तो ऐसी हो गई जैसे वो अभी रो देगी। तभी राजवीर ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम ढंग से स्कूटी नहीं चला सकती हो? अगर नहीं चला सकती हो तो चलाती क्यों? राजवीर की सख्त आवाज़ सुनकर आलिया का रहा सा सब्र भी चला गया और वो राजवीर को देखकर रोने लगी। आलिया को रोते देखकर राजवीर ने हैरान होते कहा, एक तो गलती कर रही हो, ऊपर से रो भी रही हो। पर आलिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो ऐसे ही राजवीर को देखकर रोई जा रही थी। आलिया को ऐसे रोते देखकर राजवीर ने इस बार उसकी बाँह पकड़ा और लगभग झिझोड़ते हुए कहा, मैंने कहा चुप, मेरे सामने आंसू बहाकर बचने की कोशिश मत करो। राजवीर ने इतने सख्त लहजे से बात करने पर आलिया कुछ पल के लिए तो सहम गई। उसने एक नज़र अपने आसपास देखा। उन दोनों की बहस देखकर वहाँ कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। आलिया को इस वक्त बुरा शर्मिंदा महसूस हो रही थी। एक तो वो सड़क पर गिर गई जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग गई, दूसरा उसका इतना नुकसान भी हो गया और ऊपर से राजवीर उसे डांट ही जा रहा है। पर आलिया बहुत ही ज़्यादा डर जाने की वजह से सिसकने लगी थी। वो डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी।
अब वो अपने मुंह से रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि राजवीर को डांटने की वजह से अब वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो ना रोए, पर इस कोशिश में उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। राजवीर ने आलिया की बाँह छोड़ अपने हाथ बांध कर कहा, अब जल्दी से सॉरी वर्ड लिख लो यहाँ से। आलिया वैसे ही सिसकते बोली, पर मेरा भी तो नुकसान हो गया और आपकी गाड़ी को थोड़ी सी रह चाहिए, पर मेरा सारा सामान भी कर गया और मेरी स्कूटी भी खराब हो गई, फिर तो आप भी मुझे सॉरी बोलो। इससे पहले कि आलिया कुछ कहती, राजवीर ने उसे एक कोल्ड लुक में कहा, सॉरी बोलो। आलिया ने अपने दोनों हाथों को अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, सॉरी। राजवीर ने कहा, अच्छा आइंदा से मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करना, अगर गलती करती हो तो सॉरी बोलो। मेरी गाड़ी ने तुम्हारी स्कूटी को टक्कर नहीं मारी थी, इसलिए तुम मुझसे उम्मीद कैसे रख सकती हो कि मैं तुमसे सॉरी बोलूं। आलिया ने अपना सर झुका लिया और एक बार फिर से कहा, अब बोल तो दिया सॉरी, अब क्यों डांट रहे हैं मुझे। बोलते हुए आलिया बार बार अपनी आंखों को रब कर रही थी। दरअसल उसका चश्मा भी सड़क पर गिरने से टूट गया था। अब तो उसे ये चिंता भी हो रही थी कि वो घर कैसे जाएगी और अपनी स्कूटी को इतनी दूर तक घसीटते हुए कैसे ले जाएगी। अगर वो अकेली होती तो कैब करके जा सकती थी या कोई ऑटो ले सकती थी, पर वो अपनी स्कूटी वैसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो बार बार उदास नज़र से अपनी स्कूटी को ही देख रही थी। राजवीर ने एक नज़र आलिया को देखा और वापस पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। अभी वो ड्राइवर सीट पर बैठने ही वाला था कि तभी कुछ सोचकर रुककर उसने पलटकर आलिया की तरफ देखा, जो अभी भी सर झुकाए अपने आंसू पहुँच रही थी। राजवीर ने आलिया को आवाज़ देकर कहा, इधर आओ। राजवीर की आवाज़ सुनकर आलिया ने सिर उठाकर राजवीर की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि अब मुझे क्या वो कहोगे। सॉरी, क्या है, पता नहीं क्या आएगा यहाँ पे, जैसे पूछ रहे हो कि मुझे कहाँ। तो राजवीर ने अपने हाथ की 2 उंगलियों के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। आलिया धीरे से उसकी तरफ बढ़ गई और जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसे लगा कि राजवीर शायद उसे और भी डांटना चाहता है, पर राजवीर ने कहा, तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है ना। आलिया ने कहा, लगी है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं। तो राजवीर ने कहा, चलो तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूँ। आलिया ने कहा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद घर जाकर कर लूँगी। राजवीर ने कहा, कैसे जाओगी घर, इस स्कूटी टूटी हुई स्कूटी से। आलिया ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा। तो राजवीर ने पूछा, बोलो कैसे जाओगी, छोड़ दूँ। पर आलिया ने राजवीर की तरफ देखते हुए बड़ी ही प्यारी सी आवाज़ में कहा, मैं अपनी स्कूटी को छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे इसे रिपेयर भी करवाना है। अगर मैं अकेली होती तो मैं खुद ऑटो करके चली जाती ना। आलिया ऐसे बोल रही थी, इतनी मासूम लग रही थी कि कुछ पल के लिए तो राजवीर का भी दिल पिघल गया। राजवीर के सामने आलिया वाकई छोटी बच्ची की तरह ही थी और रोने की वजह से उसकी वो मासूम सी आंखें और भी ज़्यादा मासूमियत भरी लग रही थी। राजवीर ने इस बार थोड़े नर्म लहजे में कहा, मैं अपने आदमी को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हारी स्कूटी रिपेयर कराकर तुम्हें घर भेज देंगे। अब चलो तुम्हारी ड्रेसिंग करा देता हूँ, फिर तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूँगा। आलिया ने कहा, क्या वो वाकई में स्कूटी रिपेयर करवा कर मेरे घर छोड़ देंगे ना। तो राजवीर ने कहा, तुम्हें कोई शक है क्या। मैंने कहा ना, तो वो ऐसा ज़रूर करेंगे। अब चलो अंदर बैठो। आलिया की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, उसे तो अपनी स्कूटी में ही की ही चिंता थी, इसलिए वो जल्दी से आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। राजवीर भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने हैंडबोर्ड से एक फर्स्ट एड बॉक्स बाहर निकाला, डैशबोर्ड से निकाला और आलिया से कहा, अपना हाथ दिखाओ। आलिया ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और राजवीर ने उसकी कोहनी पर लगी चोट को गौर से देखते हुए कहा, ज़्यादा चोट नहीं लगी, हल्की सी कोनों से जल्दी ठीक हो जाएगी। कहकर राजवीर ने जैसे उसकी चोट को डिटॉल से साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, आलिया ने इसके हाथ पर अपना हाथ खींचते हुए कहा, नहीं इसे साफ मत करना, इसे बहुत चलता है। राजवीर ने कहा, देखो बच्ची, मैं किसी की भी इतनी केयर नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी चोट पर ड्रेसिंग कर रहा हूँ तो चुपचाप करने दो। आलिया ने अब कुछ भी नहीं कहा और अपना सर झुका लिया। राजवीर ने धीरे धीरे आलिया की ड्रेसिंग की। बीच बीच में वो आलिया की तरफ भी देख रहा था, जो सर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। ड्रेसिंग करने के बाद राजीव ने वापस फर्स्ट एड बॉक्स को डैशबोर्ड में रखा और सीधे बैठते हुए कहा, तुम तो उस दिन रजावत पैलेस में भी आई थी ना। तो आलिया ने कहा, हाँ वो मेरे दोस्त का घर है ना। तो राजवीर को याद आया कि आलिया तो माही और निया के साथ ही डांस कर रही थी। उसने पूछा,
क्या तुम माही और नेहा कोई दोस्त हो? आलिया ने अपना सिर हाँ में हिला और कहा, बहुत अच्छी वाली दोस्त हूँ मैं उनकी, और अभी मैं माही से ही बात कर रही थी तो बस मेरा बैलेंस बिगड़ गया और गलती से ये सब हो गया। राजवीर ने कहा, इससे तुम्हारा बहुत बड़ा वाला एक्सीडेंट भी हो सकता था, आइंदा से ध्यान रखना। फिर टिश्यू पेपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अपना चेहरा साफ करो, रोते हुए पूरी बंदरिया लग रही हो। आलिया जिसने अपना हाथ टिश्यू पेपर लेने के लिए बढ़ाई था, उसने हैरानी से राजवीर की तरफ देखा और अपनी बड़ी सी भीगी पलकों से झपकते हुए कहा, मैं आपको वाकई बंदरिया जैसी लग रही हूँ? कहकर आलिया ने गाड़ी के ही मिरर में अपने चेहरे को देखा। आलिया की हरकत पर राजवीर के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, वैसे रहती कहाँ हो तुम? आलिया ने राजवीर को अपने घर का एड्रेस बता दिया। कुछ देर बाद राजवीर की गाड़ी आलिया के घर के सामने रुकी। आलिया गाड़ी से बाहर निकली। जैसे वो घर में जाने वाली थी, उसने पलटकर राजवीर की तरफ देखकर कहा, मेरी स्कूटी पक्का ना यहाँ पहुँच जाएगी ना? राजवीर ने कहा, क्या तुम्हें कोई शक है कि कहीं मैं तुम्हारी स्कूटी लेकर भाग जाऊँगा? जस्ट वेट अ मिनट, वो तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए जा रही थी, अब वो खाना वाना सब खत्म। आलिया ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हाँ आप अपने आदमी को ये वाला एड्रेस बता देना, वो कहीं किसी गलत एड्रेस पर ना पहुंचा दे, इसलिए पूछा। कहकर आलिया पलटी ही थी कि तभी राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। आलिया ने पलटकर राजवीर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या है। तो राजवीर ने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ थैंक्स बोलने का रिवाज नहीं है? मैंने तुम्हें घर ड्रॉप किया और तुम मुझे बिना थैंक्स बोले ही जा रही हो। आलिया ने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, ओह सॉरी, अच्छा थैंक्स, आपने मेरे हाथ की ड्रेसिंग भी की और मुझे घर भी ड्रॉप किया। फिर कुछ सोच कर कहा, क्या आप कॉफ़ी पीना चाहेंगे? राजवीर जो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, उसने आलिया की तरफ देखा और पूछा, कॉफ़ी? तो आलिया ने कहा, आपने मेरी हेल्प की ना, उसके लिए मैं आपको कॉफ़ी पिलाना चाहती थी। राजवीर ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आलिया ने कहा, ठीक है, तो आप भी मेरे साथ अंदर चलिए। राजवीर ने अपना सिर हाँ में लाया और अपनी साइड डोर को ओपन कर बाहर आ गया। राजवीर ने एक नज़र आलिया के घर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम यहीं रहती हो और तुम्हारी फैमिली भी? आलिया ने थोड़ा उदास होते कहा, नहीं मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती, सिर्फ मैं ही यहाँ रहती हूँ। राजवीर उसके साथ ही चल रहा था। उसने पूछा, तुम अकेली रहती हो और तुम्हारी फैमिली कहाँ है? आलिया जो अपने पर्स में अपनी चाबी ढूंढ रही थी, उसने राजवीर की तरफ देखो कहा, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती है। और आलिया ने कुछ भी नहीं कहा और डोर को अनलॉक कर अंदर चली गई। राजवीर भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। राजवीर सरसरी निगाहों से पूरे घर को देख रहा था। घर छोटा था लेकिन बहुत ही प्यारा था और उसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। आलिया ने अपने हैंडबैग उतारकर साइड में रखा और कहा, आप यहाँ वेट कीजिए, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। राजवीर जाकर सोफे पर ही एक पैर पर दूसरे पैर चढ़ा के बैठ गया। कुछ देर में आलिया ट्रे में एक कप कॉफ़ी लेकर आई और राजवीर की तरफ उसे बढ़ा कर कहा, लीजिए आपके लिए कॉफ़ी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।